हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट जो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एसेट्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। आज हम लायबिलिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट लायबिलिटी होती क्या है और मीनिंग इसका समझेंगे, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी समझेंगे और प्रैक्टिकल मीनिंग आपको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। लायबिलिटीज को सबसे पहले हम समझते हैं प्रैक्टिकली, और लायबिलिटीज होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। लायबिलिटीज लायबिलिटीज होती है जब कोई भी चीज आपके ऊपर कर्जा, कोई भी चीज कर्जा आ जाता है आपके ऊपर, दैट इज को लायबिलिटी। यानी कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसी चीज को पे करने की। लायबिलिटी आर ओस। ओस का मतलब होता है आपने कोई चीज कर्जा ले लिया है, आपको पे करना है। आपको पे करना है। मैंने एसेट्स में को बताया था ओन्ड। एक होता है ओन्ड, एक होता है ओस। ओन्ड का मतलब है आपके पास वो है, आपके पास चीज। लायबिलिटी का मतलब है वो आपकी चीज नहीं है, आपको वो पे करना है उसका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको कर्जा लेना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। स्पेशली अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आपको बहुत सारी लायबिलिटी अलग अलग लेनी पड़ती है। आपको अलग, अगर आपको पैसा नहीं है आपके पास तो बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो पे करना पड़ेगा, आपका नहीं है। एसेट्स होते हैं जो आपका है, ओन्ड। ये क्या है? ओस। तो आपको पे करना पड़ेगा ये बैंक को वापस विद इंटरेस्ट। ऐसे ही आपने कोई माल उधार में ले लिया किसी सप्लायर से, तो वो आपका क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं वो। कोई आपने, अगर आपने माल उधार में लिया है तो उसको भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये भी आपकी लायबिलिटी है। ऐसे कई सारी लायबिलिटीज होती है। आपको बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। आपने अगर कोई कंपनी है, आपने शेयर इशू करे हैं, वो भी आपकी लायबिलिटी है। इवन आपने जो कैपिटल डाली है वो भी लायबिलिटी की कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस के लिए आपको कैपिटल एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसको ओनर को पे करना होगा। बिजनेस बिजनेस का अगर सोचो आप, बिजनेस एक आदमी है, क्योंकि हम अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस अलग होते हैं। बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है और जो ओनर है उसको अलग एंटिटी माना जाता है। तो कैपिटल पे आपकी लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी की अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक्चुअल पता करती है कि बिजनेस की आपकी पोजीशन क्या, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में कितनी है। वो हम पता कर सकते हैं विद लायबिलिटी के साथ। बिकॉज अगर आपने सिर्फ कंपनी में या किसी भी पर्सन के आपने सिर्फ एसेट देखे है, तो आप देख नहीं सकते भाई उसके कितनी, आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसकी आर्थिक स्थिति देखने के लिए आपको एसेट के साथ उसकी लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा। सपोज करो उसका पैसा बहुत है, उसके पास 2 करोड़ के एसेट है, लेकिन आपने ये तो देखा नहीं लायबिलिटी कितनी है। सपोज करो लायबिलिटी 3 करोड़ की है, क्या होगा? तो ऐसे देखना पड़ता है कि आपके एसेट और लायबिलिटी से ही पता करना पड़ता है कि उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है। अगर आपके एसेट ज्यादा है तभी आपकी, आप सेफ हो, वरना आपके एक्चुअल में आपके एसेट्स और बहुत सारे अलग अलग एसेट्स, और ये देखो एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो भी यहीं से बनती है। सपोज करो एसेट्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो यहीं से पता करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए एसेट्स ज्यादा होना बहुत जरूरी है लायबिलिटी से। अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा है तो आपकी कैपिटल माइनस में चल जाएगी और आपकी फिर बैंक करप्ट हो जाएगा आपका कंपनी। तो इसलिए लायबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, देखनी पड़ती है। इसलिए आपकी बैलेंस शीट में दोनों रिकॉर्ड होती है, एसेट और लायबिलिटी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आखिरकार कितनी है। अब समझते हैं इसका एक्चुअल में मीनिंग और लायबिलिटी डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं। लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओस। ओस यानी कि आपको उसको पे करना होगा, आपके ऊपर कर्जा है। यूजुअली अ सम ऑफ मनी, पैसे के टर्म में हर चीज होती है। इन जनरल लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन वन पार्टी एंड अनदर, नॉट येट कंप्लीटेड और पेड फॉर। यानी कि एक ऐसे ऑब्लिगेशन आ चुका है जो कि आपको पे करना होगा, या फिर आपकी आपकी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए आपको पे करना होगा। लायबिलिटी में ऑल्सो रेफर टू लीगल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, और फॉर एग्जांपल मैनी बिजनेस टेक आउट लायबिलिटी इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस की लायबिलिटी ले लेता है, कोई कस्टमर की, और एम्प्लॉय सूज देम फॉर नेग्लिजेंस। कुछ भी हो सकता है लायबिलिटी जिसकी वजह से आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। एक लीगल लायबिलिटी हो सकती है। अब हम समझने वाले लायबिलिटी, लायबिलिटी से कितने तरीके की होती है। 3 तरीके की देखो लायबिलिटी होती है हमारे सामने। एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट, तीसरा होता है जो कि ज्यादातर आपके यूज नहीं होता है, वो है कंटीजेंट।
देखो लायबिलिटी तीन तरीके की होती है। करंट, एक आपने देखा होगा करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं? जो कि विद इन 1 ईयर तक आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है जो कि आप विद इन 1 ईयर आपको पे करना होगा। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर जो आपको लायबिलिटी पे करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। जैसे कि आपने क्रेडिटर को पैसा पे करना है, आपने कोई सप्लायर से पैसा लिया, सप्लायर से आपने माल उधार में लिया, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। तो ये होती है करंट लायबिलिटीज। आपने क्रेडिटर लिया, आपने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी है कहीं पे कम समय के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे आपको आपको थोड़ा सा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपको विद इन 1 ईयर के अंदर ही, शॉर्ट टर्म मतलब ये होता है कि 1 साल तक आपने उसको पे करना है। ऐसे ही आपने बहुत सारी अलग अलग आपने होती है लाइबिलिटीज, जैसे कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया है, बैंक से आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है। और ऐसे ही कई सारी और लाइबिलिटीज होती है, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया है, किसी से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया है, वो भी आपकी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से होते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट पे आते हैं पहले। नॉन करंट मतलब होता है वही चीज आपका मोर देन 1 ईयर। करंट मतलब 1 साल के अंदर अंदर, मोर देन 1 मतलब 1 साल के बाद आपको जो पे करना है, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसे बोल सकते हैं, जो आपको बाद में पे करना है, आपको 5 साल 10 साल तक पे करना है। 1 साल तो मतलब 1 साल के बाद ही पे करना है आपको। जैसे कि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा दिया है ना, आप कोई फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, चलो वो तो एसेट के अंदर आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट को अभी रहने देते हैं। फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, तो फिक्स डिपॉजिट एक लायबिलिटी है। लेकिन चलो अभी इसको वहां पर नहीं आते अभी। आपने कोई लोन ले लिया, सपोज करो आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपने अगर लोन ले लिया, तो वो आपको क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आपने कोई लोन लिया है, आपको जो पे करना है 15 साल के बाद, तो वो क्या होगा? आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। तो ऐसे ही कंपनी अगर बहुत जगह आपका इन्वेस्टमेंट ले लेती है किसी से, जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड से, कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करवा दी अपनी कंपनी में, तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि शेयर होल्डर को एकदम पैसा पे नहीं करते, बहुत टाइम के बाद जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब तक पैसा पे करेगी उसको। तो ये भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है। ऐसे ही कई सारी आपकी लॉन्ग टर्म आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। कोई आपने पैसा बहुत ज्यादा रिजर्व में रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, वो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसी तरीके से काफी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इसके अंदर आती है, जिसमें आपको बहुत टाइम के बाद पैसा पे करना पड़ता है, एकदम पैसा नहीं पे करना पड़ता। अब आते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, कंटीजेंट का मतलब होता है जो लाइकली टू हैपन, मतलब लायबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में कभी, अभी आपके पास लायबिलिटी है नहीं वो, लेकिन जो भी आपके फ्यूचर में लायबिलिटी हो सकती है। अकाउंटिंग हम ऐसे ऐसे करते हैं कि जो आपके फ्यूचर में कोई भी नुकसान होने वाला है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है पहले। तो आपकी जो भी लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे कि लॉ सूट, सपोज करो आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, और आपको पता है कि मुझे फ्यूचर में अगर हम केस हार जाते हैं या केस जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस हार गए तो मुझे लगभग 1 लाख रुपए कहीं अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी, जो कि आपको पहले से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये आपके बैलेंस शीट में अलग से रिकॉर्ड होता है, नोट्स में। वैसे बैलेंस शीट में सीधा नहीं दिखाते इसको, लेकिन दिखाना पड़ता है ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में लायबिलिटी हमारी कितनी है। ऐसे ही आपको कोई प्रोडक्ट वारंटीज है, आपको लगता है कि हमें कोई वारंटी दे रखी है प्रोडक्ट की, लेकिन आपको पता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट वापस आ सकता है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। तो ऐसे कई सारी लायबिलिटी होती है जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, जो कि आपकी एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हैपन हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन विच वन पार्टी और अनदर, कि आपको पे करना पड़ेगा, एक ऐसा ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको फ्यूचर में पैसा आपको पे करना पड़ेगा उसके बदले में, विच इज ओस, यानी कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आपका नहीं है वो, तो इसे बोलते हैं लायबिलिटी। सो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा लायबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल में जज करने के लिए आपकी लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैलकुलेट करना। और यही आपके 3 तरह की लायबिलिटी होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में जो दोनों कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों को भी समझ में आए अच्छे से। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसी और वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं, वैसी और बड़ी सारी बनी हुई है, जिसमें आप जा सकते हैं कॉमर्स के बेसिक फंडे,
कॉमर्स के बेसिक फंडे आप प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसी और वीडियोस का लुत्फ उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।